पौड़ी से बड़ी खबर सबसे पहले। यहां रिखड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार के आतंक को देखते हुए अगले 3 दिन स्कूल बंद कर दिए गए। रिखड़ी खाल के पीपल, सारी, कंडिया, गुठरेता और डाबरी गांव के सभी स्कूल अगले 3 दिन बंद रहेंगे। डीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। रिखड़ी खाल इलाके में बाघ और गुलदार दोनों का ही आतंक बढ़ता जा रहा है। दिन में ही जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं और इसी वजह से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा के हवाल बाग में एक गुलदार मुर्गी बाड़े में कैद हो गया। शिकार की खोज में गुलदार ने मुर्गी बाड़े में जाकर मुर्गियों को तो खाया ही, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया। सुबह लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, गुलदार को निकाला, लेकिन लगातार गुलदार की आबादी की तरफ आने से लोगों में दहशत बनी हुई है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मदरसों की जांच की बात एक बार फिर से दोहराई है। सीएम धामी ने कहा, गृह विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों के रिकॉर्ड, उनमें पढ़ने वाले छात्र और संचालकों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, मगर अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई भी होगी। गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में मज़दारों के बाद अब अवैध मदरसों पर भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी सोच के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है। जहां कट्टर सोच पनपती है, वहीं कांग्रेस इसे खास समुदाय के खिलाफ बीजेपी का सोचा समझा एक्शन बता रखी है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में चलने वाले अवैध मदरसों पर अब चाबुक चलेगा। मदरसा किसका है ये पहचान अब पुलिस को बतानी होगी। वहीं पड़ताल में गड़बड़ मिलने पर मदरसे पर एक्शन होगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मदरसे को चेक करने का आदेश पुलिस के आला अफसरों को दिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत करीब 400 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि मदरसों की संख्या 1000 के आसपास है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी के मुताबिक मदरसे कट्टरता और जिहादी बनाने के लिए नहीं है, इसलिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम सरकार कर रही है और पूरे देश में कट्टरता के खिलाफ ये संदेश देवभूमि से जाएगा, तभी मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का काम उत्तराखंड में हो रहा है। तमाम कट्टरता का और जिहाद का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है और ये असल में पिछले जो 60 सालों में इन्हें वोट बैंक की धारणा से देखा गया है, ये उसकी देन है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, वो धारणा इसी राज्य से पूरी होगी और उनका सपना साकार यहाँ से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद मदरसे सियासी मुद्दा बन चुके हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस इस पर बटे हुए हैं। बीजेपी मदरसों को देश विरोधी सोच का अड्डा बता रही है, तो कांग्रेस एक खास समुदाय के खिलाफ बीजेपी का खास एजेंडा। मदरसों की आड़ में जो हमारे देश के प्रति राष्ट्र विरोधी भावना वहां पर पाई जाती है, इसके लिए इसका होना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। जो भी जांच करनी हो किसी वर्ग विशेष की ना करा के, जहां भी गलत लोग हैं उनकी जांच की जाए, जो गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक वर्ग विशेष को टारगेट करके जांच करना जो है, एक तरफ तो सरकार ने मान्यताएं दे रखी हैं स्वयं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम जांच करेंगे। आपके पास ऑलरेडी जब उनकी मान्यता है, आपके उनकी सूची है, उसको देखिए क्या गलत है उसमें।
उत्तराखंड में पहला एक्शन अवैध मजारों के खिलाफ हुआ, जहां मजारों के नाम पर सरकारी जमीन कब्जाई गई। वहीं अब अगला टारगेट वो मदरसे हैं, जहां तालीम के नाम पर भटकाने का काम हो रहा है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। विकासनगर के पछवा दून में अवैध कब्जों को लेकर अब प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। खासतौर पर झांझरा के क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कई अतिक्रमण किए गए, जिसमें नदी श्रेणी के साथ वन विभाग, ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। इसकी लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। झाझरा ग्राम पंचायत में एसआईटी भी जमीनों से जुड़े मामलों की जांच कर रही है और इस जांच में पहले भी सरकारी जमीनों की खुर्द-बुर्द करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ चुकी है। लेकिन अब सरकार की सख्ती के चलते प्रशासन इन अवैध कब्जों पर जल्द कार्रवाई करने का दावा कर रहा है। सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जे हैं उन पे लगातार कार्रवाई चलती रही है और इसी बीच अभी झाझरा में जो एसआईटी ने भी जांच की थी, वहाँ पे भी उसमें कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आगे इस तरह की जहाँ सूचना प्राप्त होगी तो आगे की कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए तो इससे एक बार फिर उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी को लेकर बहस शुरू हो गई। दरअसल मठ और मंदिरों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ मठ मंदिर ही नहीं, बल्कि यहां 5000 से ज्यादा की संख्या में मजार, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान भी संचालित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड और उसमें भी हरिद्वार को तीर्थ नगरी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा की इस नगरी में 386 कब्रिस्तान भी हैं? क्या आपको पता है कि हरिद्वार में 322 मस्जिद, 58 दरगाह और 25 मदरसे भी संचालित हो रहे हैं? अगर नहीं तो आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड देख लीजिए। इस वक्फ बोर्ड के पास अपने गठन के वक्त 2003 में जहां 2100 के करीब संपत्तियां थी, तो वो बढ़कर अब 5000 के पार पहुंच गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1891 संपत्तियां धर्मनगरी हरिद्वार में हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ऐसा नहीं मानते। एक नजर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर डालें तो देहरादून में 1680 मस्जिद, दरगाह, मजार, कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह जैसी संपत्तियां हैं। यूएस नगर में 885, तो नैनीताल में 407, पौड़ी में 120, टिहरी में 17, अल्मोड़ा में 92, बागेश्वर में 13 और पिथौरागढ़ में भी 13 संपत्तियां हैं। पूरे उत्तराखंड में 800 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 416 ही हैं। गलत फहमियां हैं, शायद सही से जानकारी लोगों के पास नहीं है, जो इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां डबल हो गई। वक्फ की संपत्तियां पहले भी 2190 के करीब थी, आज भी वही हैं। उन वक्फ जो वक्फ नंबर हैं उनके अंदर संपत्तियों की संख्या लगभग 5000 है। राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि एक पैटर्न में उत्तराखंड में मदरसे, मजार और मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने अनरजिस्टर्ड मदरसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ न सिर्फ बच्चों का शोषण किया जा रहा है, बल्कि इनकी आड़ में प्रॉपर्टी भी कब्जाई जा रही है। हरिद्वार धर्म नगरी है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखें, देहरादून शहर में देखें, तो मदरसों की जो संख्या है वो अप्रत्याशित वृद्धि है। और मज़ार भी जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसमें एक पैटर्न है जगह का, हाईवे को घेरना है या इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स का है। और जितने भी ये मदरसे हैं, ज़्यादातर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन मदरसों के जो अपने नॉर्म्स हैं धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, वो ये नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में देवभूमि में तेजी के साथ मस्जिद, मदरसे, मजार का जाल फैला है और इनके पीछे पीछे बाहरी मुसलमानों की घुसपैठ भी बढ़ी है। और इसका उदाहरण 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तब 14% के आसपास थी, जो अब देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जिलों में बढ़कर 30% से ऊपर जा चुकी है, जिसे देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 22 करोड़ की लागत से यह कॉम्प्लेक्स एचआरडीए ने तैयार किया है। सीएम धामी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन भी खेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार की जनता को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले भर के नगर निकायों की कुल 55 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरडीए द्वारा आधुनिक सुविधाओं वाला सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इससे यहां खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्म नगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी, यानी कि विकास की बरसात करेंगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। टिहरी के कीर्ति नगर में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर दमयंती रावत तैनात थी। पूर्व में कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव भी रह चुकी हैं और कर्मकार बोर्ड में तैनाती के दौरान ही वित्तीय अनियमितता के आरोप दमयंती रावत पर लगे थे। और उत्तराखंड में स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन के टीचर की भर्ती नहीं होगी, लेकिन नेपाली भाषा के टीचरों की भर्ती होगी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने इस तरह सरकारी फैसले पर सवाल उठाए तो नेपाली समुदाय विरोध में खड़ा हो गया है। देहरादून में गोरखाली सुधार सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेपाली भाषा के शिक्षक न रखे जाने को समाज का अपमान बताया और 48 घंटे में बयान वापस लेने को कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता को अपना बयान वापस लेना चाहिए, तो गणेश गोदियाल ने फिर अपनी बात दोहराई। आईएएस का एग्जाम भी आप नेपाली भाषा में दे सकते, तो कैसे वो बोल सकते हैं कि इसको पढ़ने से क्या रोजगार मिलेगा? ये एक हास्यप्रद होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूं गोदियाल जी को कि अगर उसका ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने 48 घंटे के अंदर कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये उग्र समाज जो गोरखा समाज है वो बुरी तरह से उग्र का। जनता पार्टी जाति, वर्ग, समुदाय की बात नहीं करती। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को लेकर काम करते हैं। अगर गणेश गोदियाल जी ने अगर ऐसा कहा है तो उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। किसी समाज के प्रति मेरा कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं के साथ अगर छल होगा तो हम आवाज उठाएंगे। शारीरिक शिक्षा के पदों का माध्यमिक स्तर पर उन पदों की समाप्ति कर और दूसरी भाषा के पदों पर नियुक्ति करना उसकी कीमत पर मैं वाजिब नहीं समझता, इसलिए मैंने इसका विरोध किया और उत्तराखंड के हित में जब जब आवाज उठानी होगी मैं आवाज उठाता रहूंगा। देहरादून के रायवाला में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर गौवंश का सिर मिला, जिसके बाद बवाल मच गया। हिंदुवादी संगठन के नेताओं ने पूरे मामले की जांच की मांग की और प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठन के नेताओं का कहना है कि निर्माणाधीन मकान के पास ही एक मस्जिद है और नाराज लोगों ने मस्जिद को बंद करने की मांग की है। यहां शुक्रवार को जुमे की नमाज भी अदा नहीं करने दी गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और गौवंश के सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अब जांच कर रही है। और चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में आज अतिक्रमण हटाने के दौरान खासा विवाद हो गया और नगर पालिका की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। व्यापारियों ने भारी विरोध के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। नगर पालिका की टीम पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान व्यापारियों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई और व्यापारियों ने समाधान के लिए डीएम से मिलने का वक्त मांगा। उसके बाद नगर पालिका की टीम वापस लौट गई। हालांकि इस दौरान काफी हंगामा होता रहा।
और ऋषिकेश के लक्कड़ घाट के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अचानक से क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं मौके पर पहुंची फायर सर्विस और एसडीआरएफ ने गैस रिसाव पर काबू पाया, तब जाकर लोगों को राहत मिल पाई है। देहरादून में आबकारी विभाग की टीम ने 58 पेटी शराब जब्त की। चंडीगढ़ ब्रांड की शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीईओ प्रभाशंकर मिश्रा के मुताबिक अवैध शराब और ओवर रेटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। पिछले 1 महीने में ओवर रेटिंग के 12 से ज्यादा चालान हो चुके हैं, जबकि मार्च से अब तक 74 चालान हुए और 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। के लिए काफी सख्त अभियान चलाया गया है और मैंने 1 महीने के अंदर में 12 से अधिक के चालान खुद ओवर रेट के किए हैं और अभी इस वित्तीय वर्ष में 74 चालान कर चुके हैं ओवर रेट के और 91 अन्य चालान हुए हैं और 50 लाख से अधिक का जुर्माना आरोपित हुआ है। इसी तरह से मुकदमे भी हमने 250 के आसपास मुकदमे किए अवैध शराब के। आज भी हमने एक अवैध शराब की गाड़ी पकड़ी है। यात्रा पर शंकराचार्य अवे मुक्तेश्वरानंद बद्रीनाथ धाम के गद्दी स्थल पांडुकेश्वर और जोशीमठ पहुंचे। यहां यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि सनातन बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है और हिंदुओं के देश में अलग पहचान है। इससे पहले शंकराचार्य यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल की यात्रा कर चुके हैं। जो हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी पहचान है, हिंसा से दूर रहना, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, ये जो हमारी पहचान है, इसी के कारण हमको हिंदू नाम मिला है। हिंसया दूयते चित्तम, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए, किसी को पीड़ा देने की जिसके मन में भावना ना आए, उसको हिंदू कहते हैं। तो आजकल हमारी सनातन धर्मियों की पहचान हिंदू के रूप में हो रही है। हाँ, आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हिंदू और सनातनी दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और धर्म नगरी हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के साधु संत आज प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। निरंजनी अखाड़े से सैकड़ों संत ढोल नगाड़ों के साथ अपना पूरा जो साजो सज्जो का सामान है वो लेकर चले। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुए। ये सभी संत प्रयागराज में साधुओं के लिए बनी छावनी में रहेंगे और कुंभ मेलों के शाही स्नान में स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि 2025 का महाकुंभ भव्य होने जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में साधु हमारे प्रयागराज रवाना हो रहे हैं। आपको ज्ञात है, हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो बहुत ही दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ के नाम से जाना जाता है। और जितने भी मैं समझता हूँ हरिद्वार के संत महात्मा जितने भी संत हैं, सभी प्रयागराज में है। नैनीताल के कोटाबाग में स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की एक नई पहल की है। ये लोग जंगल सफारी से हटकर यहां पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोटाबाग नैनीताल जिले की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा एक कस्बा है। यहाँ टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की कवायद शुरू की है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखने पर सहमति बनी है। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है। विभिन्न टूरिज्म गतिविधियों में जुड़े लोगों ने यहाँ पर्यटन को पंख लगाने के लिए यहाँ पर विजिट किया है। यहाँ फिलहाल बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग के माध्यम से टूरिज्म की उड़ान शुरू की जाएगी। पैराग्लाइडिंग और बर्ड वॉचिंग में यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद है, जिससे अब यहाँ शुरू की जाने का मन बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सोलो टूरिज्म और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो हम इन दोनों की ओर को प्रगति की ओर को बढ़ रहे हैं और होम स्टेज को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, साइकिलिंग हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो मेन फोकस यहाँ पर है वो जिस तरह से अन्य जगहों पर पर्यटन हुआ उस तरीके का पर्यटन नहीं होते हुए एक सस्टेनेबल और एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम यहाँ पर ला सकें। कोटा बाग में यदि लीक से हटकर शुरू हो रही कवायद रंग लाई तो इससे आसपास के कई क्षेत्र और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है, जिसमें जिले भर के सभी 11 ब्लॉकों के स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। अपनी वैज्ञानिक सोच के माध्यम से विभिन्न रिसर्च को प्रदर्शित कर रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स अपनी अपनी वैज्ञानिक सोच को सामने रखेंगे और विजेता प्रतिभागी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाने का मौका मिलेगा। पौड़ी जिला अस्पताल में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अब उन मरीजों को बगैर सर्जरी के ही अपने घर लौटना पड़ेगा जो अपनी सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल का रुख करेंगे। अस्पताल प्रबंधन 25 दिसंबर के बाद इमरजेंसी सर्जरी को छोड़कर किसी भी प्रकार की सर्जरी अस्पताल में नहीं करेगा। दरअसल पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल को सरकार 1 जनवरी से एक बार फिर से अपने हाथों में लेगी और अस्पताल में एक बार फिर सरकारी डॉक्टर और स्टाफ नए साल से अपनी सेवा देंगे। 31 दिसंबर तक महंत इंद्रेश अस्पताल को हैंडओवर करने को कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। तो वहीं 31 दिसंबर तक महंत इंद्रेश अस्पताल को हैंडओवर करने की प्रक्रिया लगातार जारी है और इस बार समय से बारिश नहीं होने पर किसानों की गेहूं, मटर, सरसों की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि एक और बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं और दूसरी ओर समय से बारिश नहीं होने पर लगभग 45% फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं पर पानी के लिए भी किसान परेशान रहते हैं, इसलिए सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को भी किसान मजबूर हैं।